Hello friends, welcome to Patrator's English Academy. My name is Kiran and today I'm going to discuss with you lesson 10 of English grammar which is punctuation. फ्रेंड्स जो पंक्चुएशन टॉपिक है ग्रामर का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि ग्रामर के इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस में भी पंक्चुएशन में एरर्स करते हैं. पंक्चुएशन मीन्स कि कहाँ पर सेंटेंस में फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क. ये सारी चीज़ें जो हैं जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. मोस्टली जो आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पंक्चुएशन में जो एरर्स होती हैं उसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते और उन्हें ये चीज़ समझाने वाले बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कि पंक्चुएशन की नॉलेज है खुद को. काफ़ी सारे आईएलटीएस ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्हें खुद को ही पंक्चुएशंस के बारे में नहीं पता कि कैसे हमें सही से कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, दैट मीन्स पीरियड भी उसे कहते हैं आजकल, और कहाँ पर कॉमा लगाना है. यही चीज़ वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाते और इस रीज़न की वजह से जो बैंड्स हैं वो भी अच्छे नहीं आते. तो आज का ये जो लेसन है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तक अपनी इंग्लिश राइटिंग में पंक्चुएशन की एरर्स करते हैं. आई होप इस लेसन के बाद आपको जो है कहीं पर भी पंक्चुएशन की जो एरर्स हैं वो आप नहीं करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पंक्चुएशन का क्या मीनिंग है. It means the right use of putting in points and stops in writing. That means कहाँ पर हमें points लगाने हैं, कहाँ पर stops लगाने हैं. मतलब कहाँ पर हमारा कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप होगा, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन. ये सभी इम्पॉर्टेंट सिंबल हैं. अगर इनके बारे में आपको अच्छे से पता है तभी आप इन्हें सही से जो है इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस में इन स्टॉप्स को लगा सकते हैं. आज हम 6 टाइप के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है फुल स्टॉप और पीरियड. मॉडर्न इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड कहा जाता है. इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन. मतलब जो सबसे बड़ा पॉज है इंग्लिश की राइटिंग में और सेपरेशन है दो सेंटेंसेस में, उस सेपरेशन को डिनोट करने के लिए हम फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं. अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जब हम एक बात को ख़त्म कर रहे हैं और उसके साथ नेक्स्ट बात को शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ डेक्लरेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस टॉपिक को लेसन 10 में इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर के जो बाकी के बेसिक्स हैं उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे यहाँ पर मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं डेक्लरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये हमारा ग्रामर का लेसन 1 है जो आपको पता होना चाहिए. तभी आप ये देख पाएंगे कि हमारा डेक्लरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है जिसके पीछे हमें फुल स्टॉप लगाना है. तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लेसन्स हैं उन वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में कोई भी आपको परेशानी ना हो. एग्जाम्पल ले लेते हैं. दिस इज़ माई बैग, आई बॉट इट फ्रॉम न्यूयॉर्क. देखिए ये दो मतलब लिंक्ड हैं ये बातें आपस में, लेकिन सेंटेंस डिफरेंट है. दिस इज़ माई बैग, इसके बाद मैं अगर रुक रही हूँ तो मुझे वहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ करना है. द फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रीविएशंस बट दे आर ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न इंग्लिश. एब्रीविएशंस मीन्स जब हम किसी फुल फॉर्म को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे MA. यूजुअली हम क्या करते थे, M और A के साथ फुल स्टॉप यूज़ करते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ये जो है हटा दिया गया है. आप अगर इसे सिंपल विदाउट फुल स्टॉप भी लिखेंगे तो भी ये इनकरेक्ट नहीं होगा. MP के साथ भी हमें डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. USA, इस तरह के बहुत सी एब्रीविएशंस हैं. अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप को ओमिट भी कर देते हैं तो भी आप एरर नहीं करेंगे. सेकेंड इज कॉमा. It is considered as short pause and is used to separate a series of words in the same construction. देखिए जो फुल स्टॉप है वो होता है हमारा लॉन्ग पॉज या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉज हम लेते हैं. कॉमा जो है शॉर्ट पॉज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है.
सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है कि सीरीज ऑफ वर्ड्स जो कि सेम कंस्ट्रक्शन में है, मतलब सिमिलर जो एक बात हो रही है उसके वर्ड्स हैं, लेकिन उन्हें हमें उन वर्ड्स को डिवाइड जब करना है तब हम वहाँ पर कॉमा यूज़ कर रहे हैं। देखिए फुल स्टॉप तब यूज़ होगा जब नई बात शुरू हो रही है, लेकिन कॉमा तब यूज होगा जब हम बात एक ही कर रहे हैं लेकिन वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। अब नीटली, क्विकली एंड करेक्टली ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हें एक साथ यूज किया जा रहा है जब तब हम शॉर्ट पॉज के साथ इन्हें लिखते हैं कॉमा यूज करके। ठीक है, लास्ट में करेक्टली है, एक वर्ड जब रह जाता है तो एंड आएगा, वहां पर लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, हमेशा जो आखिरी चीज रह जाती है वहां पर एंड आता है। ठीक है, सेकेंड इज टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड एज। देखिए कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि एंड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हाई एंड लो, ये एंड के साथ जुड़े हैं। उसके बाद रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मस्ट ऑल डाई, मतलब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि इन सभी की डेथ होनी ही है। तो इन वर्ड्स को जो कि दो पेयर ऑफ वर्ड्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं और वो सेंटेंस में सभी एक साथ लिखे हुए हैं, एक ही सेंटेंस में जब इन्हें एक साथ लिखते हैं उन पेयर ऑफ वर्ड्स को जो कि एंड के साथ जुड़े हुए हैं, उन पेयर्स के बीच में हम कॉमास यूज कर रहे हैं। जैसे हाई एंड लो एक पेयर है, रिच एंड पुअर एक पेयर है, इनको इकट्ठे लिखा गया है सेंटेंस में तो इनके बीच में कॉमा आएगा। फाइन। थर्ड इज टू मार्क ऑफ अ नाउन और पॉज और फ्रेज इन एपोजिशन एज। देखिए जहां पर भी नाउन या फ्रेज है, जैसे मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, मिल्टन किसी का नाम है, ये नाउन है। ठीक है, तो इसके बाद हमें जो है कॉमा लगाना है क्योंकि इसके बाद हम एक फ्रेज यूज कर रहे हैं, द ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन की बात हो रही है और जो द ग्रेट इंग्लिश पोएट है ये सेंटेंस मिल्टन को ही रेफर कर रहा है कि मिल्टन ही इंग्लिश में एक बड़े पोएट थे, वॉज ब्लाइंड, और वो क्या थे, वो ब्लाइंड थे। अब इन तीनों चीजों को हम एक शॉर्ट पॉज के साथ अलग कर रहे हैं, वो है हमारा कॉमा। फोर्थ यूजेज इज टू मार्क ऑफ वर्ड्स इन एड्रेसिंग पीपल। जब भी हम अपने सेंटेंसेस में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस कैसे कर रहे हैं, उनके नाम के साथ। जैसे हाउ आर यू रागिनी, मैंने पूछा रागिनी तुम कैसी हो, तो रागिनी के पहले जो हमने वर्ड्स बोले हैं उन्हें हम अलग करने के लिए शॉर्ट पॉज ले रहे हैं विच इज अ कॉमा। सेकेंड इज कम इनसाइड द हाउस राहुल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं राहुल कम इनसाइड द हाउस। राहुल के बाद कॉमा आएगा, अगर आप राहुल बाद में बोल रहे हैं तो उससे पहले कॉमा आएगा। मतलब एड्रेसिंग पीपल, जब हम एड्रेस कर रहे हैं लोगों को तो उस नाम के बाद या नाम के पहले जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें कॉमा आएगा। ठीक है, एड्रेस करते हुए, उन्हें कोई बात कहते हुए जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बोलने में तो कॉमा नहीं आएगा, वहां पर तो हम शॉर्ट पॉज लेते हैं, लिखने में कॉमा आएगा। ठीक है, फिफ्थ इज बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, phrases or clauses let into the body of the sentence। मतलब जहां पर भी phrases, clauses इस तरह के हमारे words आ रहे हैं वहां पर भी हम commas यूज करेंगे। जैसे he didn't however gain his object। अब जो however है ये लिंकिंग वर्ड है, इसके साथ भी जब भी हम इंग्लिश में से लिखेंगे, ये IELTS में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह के वर्ड्स, however हो गया, whilst हो गया, while हो गया, तो इन सभी के आगे भी जो है कॉमा आना मस्ट है। ठीक है, his behavior to say the least was very rude। उसका जो बिहेवियर था, अगर मैं कम शब्दों में भी बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा रूड था। तो ये तीन चीज़ें हैं बोली गई हैं सेकेंड सेंटेंस में, तीनों के बीच में शॉर्ट पॉजेज लिए गए हैं। ठीक है, तो उन शॉर्ट पॉजेज को डिनोट करने के लिए हमने कॉमास यूज किए हैं। ये कुछ थे यूजेज कॉमा के। नेक्स्ट इज सेमी कॉलन, मतलब एक डॉट और कॉमा। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। ये भी पॉज के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये पॉज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉमा के पॉज से। कैसे?
It is used to separate the clauses of compound sentence when they contain a comma. जब भी कोई compound sentence में जो clauses हैं, देखिए phrases और clauses की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी सेंटेंस में, किसी कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेस को सेपरेट किया जा रहा है और उनमें कॉमा है, ठीक है, तो उन दो क्लॉजेस के बीच में हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। जैसे ही वॉज ब्रेव, लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। देखिए दो बातें आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन पहली जो बात है सेमीकोलन से पहले, उसके बाद उसमें उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो ऐसा पर्सन था, और सेकंड में वो बता रहे हैं कि हम उसे ऑनर करते हैं, ठीक है। उसकी इन क्वालिटीज की वजह से दो बातें अलग अलग हैं लेकिन आपस में लिंक्ड हैं। इस केस में हम यूज करते हैं सेमीकोलन टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस एज। कुछ ऐसे क्लॉजेस जो कि आपस में लूजली रिलेटेड हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कॉल मी टुमारो यू कैन गिव मी एन आंसर देन। तुम मुझे कल फोन करो और तब तुम मुझे अपना आंसर बता सकते हो। यहाँ पर हम एंड और ऐसे शब्दों को नहीं यूज कर रहे क्योंकि दो अलग बातें हैं, आपस में लिंक्ड हैं। कॉल मी टुमारो, तुम मुझे कल फोन करो, यहाँ पर भी तो हम छोड़ सकते हैं इस बात को, लेकिन आगे उस कॉल मी टुमारो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। यू कैन गिव मी एन आंसर देन, तुम मुझे तब अपना जवाब बता सकते हो, जब, ठीक है, अपना आंसर दे सकते हो। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी हम सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉलन। इट मार्क्स अ स्टिल मोर कंप्लीट पॉज देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन। मतलब इसमें जो पॉज है वो ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा बेटर शो होता है इन कंपैरिजन टू सेमीकोलन। कैसे? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। जब भी हमें किसी पर्सन के द्वारा कोई कोट जो बोली गई है, कोई कोटेशन है, उसे कहना होता है, उसे लिखना होता है, तब हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी सेज, इसके बाद हमने कॉलन लगाया क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो एक कोटेशन बोली है, हम नेक्स्ट उसे लिख रहे हैं। नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई लाइन है, तो इसे हमने जो है कोटेशन की फॉर्म में लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसके पहले हम कॉलन यूज करते हैं। बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन अ सेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए लेकिन उनकी सेंस एक है। जैसे आई हैव वन गोल टू फाइंड हर, मेरा एक गोल है और वो गोल क्या है? टू फाइंड हर, वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे उसे ढूंढना है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉलन के बारे में कि कैसे हम कॉलन को इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। देखिए इसकी यूजेज काफी लोगों को पता भी है और इजी भी है। इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, हैव यू डन योर होमवर्क। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइम पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के टाइम पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होगा। जैसे ऊपर की दो एग्जाम्पल्स में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन इट इज नॉट यूज आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उस टाइम पर हम इसे नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही आस्क्ड मी, यहाँ पर मी आएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैव डन माई होमवर्क। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना काम कर लिया है। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कि उसने मुझसे पूछा, ठीक है। इनडायरेक्टली हम डिस्क्राइब करें क्वेश्चन को तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहाँ पर लिखते हैं? It is used after interjections and after phrases and sentences expressing sudden emotion or wish as। देखिए अगर आपने interjections की वीडियो, जो मैंने इससे पहले का जो टॉपिक है वो interjections ही था ग्रामर का, अगर आपने वो देखी हो वीडियो तो interjections के बाद हमेशा हम जो है exclamation mark यूज कर रहे हैं। exclamation mark मोस्टली उस जगह पर यूज होता है जब भी कोई sudden emotions, sudden feelings को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अलास,
ही इज डेड। अब लास्ट वर्ड जो है सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है, किसी पर्सन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। सेकेंड इज व्हाट अ टेरेबल फायर इट इज, कितनी ज्यादा भयानक आग है यहाँ पर, वो भी एक सडन इमोशन है, किसी पर्सन ने आग को देखकर ऐसा बोला है, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। थर्ड इज हुर्रा वी वॉन द गेम, एक्साइटमेंट शो हो रही है यहाँ पर, जब कोई पर्सन गेम जीता है तो उसने एकदम से अचानक अपनी एक्साइटमेंट में ये वर्ड बोला है, तो इस केस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास, they are used to enclose the exact words of a speaker or quotations as, जब भी किसी पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स हमें बताने हो कि उस पर्सन ने ऐसे कहा था और हम पूरे उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो बोल हैं, उन्हें एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ऐसा उसने बोला था, तब हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। और अगर कोटेशंस को लिखते हैं, जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में बताया था जहां पर महात्मा गांधी जी की सेइंग हमने लिखी थी, उनकी कोटेशन लिखी थी, वहां पर भी हम जो है इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज आई एम थर्स्टी शी इम्प्लाइड, यहाँ पर इम्प्लाइड के बाद इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ये एरर है, गलती से प्रिंट हुआ है। जो कॉमास है इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर ही हैं। आई एम थर्स्टी मतलब मैं प्यासी हूँ उसने कहा, तो उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पर बोले हैं, इसलिए इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। शी सेड वील गो टू द पार्टी एट 10 PM, हम 10 बजे पार्टी में जाएंगे, ठीक है। कम होम डायरेक्टली आफ्टर द स्कूल सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे कहा तुम्हें स्कूल के बाद सीधा घर आना है। फाइन, तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स जिन्हें हम पंक्चुएशन सिंबल्स जिन्हें हम इंग्लिश में कैसे करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लिखते टाइम इन सभी सिंबल्स में कोई एरर नहीं करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं, इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपने ग्रामर के जो कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड्स बोले हैं, अगर वो वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देखें, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।